नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस विशेष टॉपिक का नाम है करप्शन। करप्शन को हिंदी में भ्रष्टाचार बोला जाता है। क्लास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। तब जाकर एक सारगर्भित कंटेंट बनकर तैयार हुआ है। ना केवल सारगर्भित, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए ये पर्याप्त से भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त कंटेंट है। इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। आज की क्लास में हम करप्शन की जो आम धारणा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। करप्शन के क्या प्रभाव हैं, करप्शन को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारण हैं, इनको रोकने के लिए कौन से कानूनी और संवैधानिक प्रावधान हैं। ठीक है ना। भारत में करप्शन की क्या स्थिति है और करप्शन से संबंधित प्रमुख टर्म्स कौन सी हैं, है ना। उन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासेस को पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर देखना है। और मैं तो यूं कहता हूं कि वीडियो देखना कोई जरूरी नहीं है। केवल आपने आवाज को भी सुन लिया तभी भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। चलो साहब, देखो, मैं आज की शुरुआत सीपीआई से करता हूं, है ना। और सीपीआई का जो फुल फॉर्म है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है। ये 2023 की रिपोर्ट है, जिसे 30 जनवरी 2024 को जारी किया था। जो सीपीआई 2023 है ना, इसे 30 जनवरी 2024 को जारी किया था। और 2024 की रिपोर्ट है वो 25 में आएगी, 25 की रिपोर्ट है वो 26 में आएगी। यूं लगा लीजिए कि ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। साथियों, सीपीआई को हिंदी में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के नाम से जाना जाता है। अब ये बात निकल कर आती है कि जो सीपीआई का सूचकांक है ना, इंडेक्स, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई जो जारी होती है ना, वो टीआई के द्वारा जारी होती है। और टीआई को बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टीआई ने 2023 में 180 देशों की सूची जारी करी है। उन 180 देशों में जो सबसे कम भ्रष्ट देश है ना, यानी जो सबसे ईमानदार देश है, भाई साहब, पहले नंबर पर उसका नाम आता है डेनमार्क। पूरी दुनिया में 180 देशों में सबसे ईमानदार देश कौन सा है? डेनमार्क। ध्यान रखना, डेनमार्क को 100 में से 90 नंबर मिले हैं। ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जिसके बाद में दूसरे नंबर का ईमानदार देश है वो फिनलैंड है। फिनलैंड 87 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर है। जिसके बाद में जो तीसरा ईमानदार देश है वो न्यूजीलैंड है। भाई साहब, न्यूजीलैंड को मिले हैं यहाँ पर 85 नंबर। और 85 नंबर के साथ जो न्यूजीलैंड है ना, वो तीसरे स्थान पर है। पता है डेनमार्क की सबसे अच्छी बात क्या है? पिछले लगातार 6 वर्षों से कंटिन्यू ये पहले स्थान पर आ रहा है। मतलब इनका जो ये परफॉर्मेंस है ना, प्रदर्शन है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, ये रेगुलर वे में है। अच्छी बात है। वही अगर हम अपने देश की चर्चा करें तो भाई साहब 2022 में, ठीक है, 2022 में भारत को मिले थे 40 नंबर। और 40 नंबर मिले थे 100 में से। जब भारत को 40 नंबर मिले थे तो 2022 में भारत का स्थान था 85, 85वां। लेकिन 2023 में भाई साहब भारत का एक नंबर कम हो जाता है, भारत के हो जाते हैं 39 नंबर। ठीक है। और 2023 में भारत 39 नंबर के साथ 93 यानी 93वें स्थान पर है। टोटल 180 ईमानदार देशों में जो भारत का स्थान है ना, वो 93 है। चिंताजनक बात है ये। उसी तरीके से अगर हम यूएसए की चर्चा करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ध्यान में रखना 69 नंबर के साथ ये 24वें स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड की चर्चा करें, 71 नंबर के साथ ये 20वें स्थान पर है। अगर सबसे कम ईमानदार देश, सबसे जो ईमानदार देश है वो तो डेनमार्क है।
डेनमार्क के हैं 90 नंबर। जो सबसे कम ईमानदार देश है ना, वो भाई साहब है सोमालिया। ध्यान रखना, कभी यूट्यूब वगैरह आप देखते हो ना, तो सोमालिया के लुटेरे, समुद्री लुटेरे हैं जो पानी के जहाजों को लूट लेते हैं। सबसे कम ईमानदार देश है, केवल इनको मिले हैं 11 नंबर 100 में से। ठीक है, वहीं कुछ देशों की सूची जो टॉप में है, ध्यान रखना, पहले नंबर पे जैसा कि मैं बता चुका डेनमार्क, दूसरे नंबर पर बता चुका फिनलैंड, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पर नॉर्वे, पांचवें नंबर पर सिंगापुर, छठे और सातवें नंबर पर स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये ज्यादा ईमानदार देश है। वहीं अगर सबसे कम ईमानदार देशों की बात करूं मैं, तो सोमालिया। ठीक है, पहले नंबर पर सोमालिया आ जाएगा नीचे से, दूसरे नंबर पर वेनेजुएला आ जाएगा, तीसरे नंबर पर सीरिया आ जाएगा, चौथे नंबर पर दक्षिण सूडान आ जाएगा और पांचवें नंबर पर यमन आ जाएगा। ये तो हो गई साहब सीपीआई इंडेक्स 2023 की बात। प्रश्न यहां से बन सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप अभी इस क्लास को देख रहे हो, और हो सकता है कि आपकी जब परीक्षा हो 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद में, तो हो सकता है कि सीपीआई 2024 के आंकड़े आ जाए। ऐसा हो सकता है ना। तो आप है ना क्या करें कि रेगुलर अपडेट रहें। इस तरीके के जो जीके वाले और जीएस वाले क्वेश्चन हैं, आप अपडेट रहें, और जहां पे 2023 के आप आंकड़े लिखोगे, वहीं पर आप 2024 के भी मेंशन कर देना, 25 के भी मेंशन कर देना, जो भी आता जाए। ठीक है, ये सीपीआई हो गया। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, एशिया महाद्वीप के देशों की बात करें, तो भारत से आगे दो देश है। भारत का स्थान कौन सा था? 93। भारत से आगे दो देश हैं, भूटान। भूटान का 26वां इंडेक्स है, 26वें नंबर पर आता है भूटान। अगर हम खुशी सूचकांक की बात करें, तो भूटान का नाम है ना, वो टॉप देशों में आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। मतलब ये लोग संतोषी सदा सुखी वाली बात पर काम करते हैं। ये लोग जो पास है वो पर्याप्त है, मतलब जितना मिल रहा है उतने खुश हैं भूटान वाले। तभी तो इनका सीपीआई में 26वां स्थान, ये भारत से आगे है। वहीं चीन की बात करें, चीन का 76, ये भी भारत से आगे है। और बाकी तमाम दूसरे देश भारत से पीछे हैं। जैसे श्रीलंका, इसका 180 में से 115वां नंबर है, पाकिस्तान का 133वां है, बांग्लादेश का 149 है, म्यांमार का 162 है, वहीं भारत का 93। मतलब एशिया महाद्वीप में भूटान और चीन ही भारत से आगे हैं, बाकी सब भारत से पीछे हैं। अब जैसे मैं टीआई की बात कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ध्यान रखना, एक तरीके से ये एनजीओ है ना, गैर सरकारी संगठन है। और इस टीआई की स्थापना 1993 में की गई थी, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है ना। तो ये सीपीआई भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार रोधी जो उपाय है, मतलब एक तरीके से करप्शन को कम करने की दिशा में, बेहतर सुझाव की दिशा में, ऐसा क्या हम प्रयास करें जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके, उन तमाम फील्ड में काम करता है टीआई। यहां से जो मोस्ट प्रश्न बनता है ना, वो यही है कि टीआई की स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। ठीक है ना। टीआई का जो मुख्यालय है वो बर्लिन जर्मनी में है। सीपीआई की रिपोर्ट कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। हो गए आपके फैक्ट क्वेश्चन। अब देखो साहब, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जरूर याद कर लेना, सीपीआई 2024 आए, 2025 आए, टॉप 3 देश और नीचे से भी 3 देश, सबसे लोअर 3 देश और सबसे हाईएस्ट 3 देश, ये आपको याद करने हैं। और भारत भी याद करना है। ठीक है। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि सीपीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 85 थी। ठीक है ना। 85वां नंबर था, मतलब पोजीशन अच्छी अच्छी थी। लेकिन वो 85 से 93 स्थान पर चला गया 2023 में, और उसका एक नंबर कम हो गया, मतलब 39 नंबर रह गए। फिर जिसके बाद में, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न कि भारतीय सरकार और भारतीय संविधान या भारतीय कानून है ना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या करता है। एक तो भाई साहब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। ध्यान रखना,
कोई व्यक्ति आपराधिक संयंत्र करता है, आपराधिक गतिविधि करता है, चाहे वो भ्रष्टाचार भी हो सकता है, चाहे वो चोरी भी हो सकता है, चाहे वो भेदभाव भी हो सकता है, चाहे वो टिप्पणी या असामाजिक व्यवहार भी हो सकता है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में सजा का प्रावधान है। और ध्यान रखना, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ये आया था 1967, इसमें मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। मतलब एक तरीके से ये जो है ना आईपीसी 1860 और ये अधिनियम 1967, ये करप्शन जैसी हरकतों को रोकने का काम करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये बना था 1988 में और इसमें संशोधन कर दिया था 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधन 2018। ठीक है। लोक सेवक, लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। ठीक है। अगर कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार जैसे गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त है, उसके लिए सजा का प्रावधान करता है ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अब यहां पर 2018 में एक संशोधन कर दिया था कि रिश्वत लेने वाला ही दोषी नहीं है, रिश्वत देने वाला भी दोषी है। ये संशोधन किया था 2018 में। अगर आप किसी को रिश्वत देते हो ना, तो बराबर आप भी दोषी हो, सजा के हकदार हो। ठीक है। 2018 वाला संशोधन इसकी बात करता है। जिसके बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम ये आया था 2000, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? अब जैसे बड़े बड़े स्टार हैं, इन बड़े बड़े स्टारों के एनजीओ बने हुए हैं। जैसे सलमान खान का एनजीओ है बिंग ह्यूमन। ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि इन एनजीओ के माध्यम से जो अपनी काली कमाई होती है ना, उसका शोधन करते हैं। शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, उसको साफ सुथरा करते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं, अपने नाम से कोई गौशाला रजिस्टर्ड करवा लेंगे। जैसे मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसके पास अरबों खरबों रुपए है। हालांकि इसके पास अरबों खरबों होता तो ये यहां नहीं बैठता, मान लेते हैं। अब सरकार को टैक्स नहीं देना, 2 नंबर का पैसा है, ब्लैक मनी है, इसको व्हाइट मनी करनी है। भाई साहब क्या कर लेगा कि ये अपने नाम से किसी रिश्तेदार को गौशाला खुलवा देगा, या फिर कोई अनाथ आश्रम खुलवा देगा, या कोई वृद्धाश्रम खुलवा देगा, या कोई एनजीओ खुलवा देगा। और फिर ये क्या करेगा कि उसमें करोड़ों रुपए दान दे देगा, और जिन्होंने दान लिया है वो खर्चा भी बता देंगे। तो वो जो ब्लैक मनी है वो किस में हो गई? व्हाइट मनी में होगी। इसे बोलते हैं धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस प्रकार का ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली हरकतें हैं ना, इनको रोकथाम करने के लिए भाई ये भी तो करप्शन ही है ना। ये धन शोधन निवारण अधिनियम बना था 2002 में। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010। ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसे बोलते हैं एफसीआरए। एफसीआरए और एफसीआरए अधिनियम कब आया था? 2010 में आया था। विदेश से कई बार बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, मिस्टर केजरीवाल जी को पहली बार विदेश से बहुत ज्यादा फंडिंग दी गई थी, और मिस्टर केजरीवाल की पार्टी पर यह आरोप लगा था कि वो जो विदेशी फंडिंग है ना, उस फंडिंग का दुरुपयोग राष्ट्र हित के विरोध में किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं अभी ये किसान आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानून। तो 3 कृषि कानून आए तो दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर दिया, पंजाब के किसान, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के किसान, तमाम भारत के किसान। अब उन पर यह आरोप लगा था कि भाई सालों तक, साल भर तक वो बॉर्डर पर बैठे रहे, बढ़िया खा पी रहे हैं, बढ़िया, मतलब अच्छा उनको सुविधा है। इतना पैसा आया कहां से? ये विदेश से आया। तो यह आरोप लगा कि विदेशी ताकतें यहां पर दंगा भड़काने के लिए, अशांति का माहौल पैदा करने के लिए उनको फंडिंग देती है। तो इस प्रकार की फंडिंग को रोकने के लिए, कि इस प्रकार की फंडिंग आए और उस फंडिंग का दुरुपयोग राष्ट्र हित के विरोध में किया जाए, तो रोकने के लिए ये एफसीआरए एक्ट बना था। और ध्यान रखना, इसमें संशोधन हुआ था 2010 में। 2010 में तो इसमें संशोधन हुआ,
और बेसिकली ये बना था 1976 में, जब आपातकाल लगा था ना भारत में, तब बना था ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता, ठीक है। फिर जिसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013, है ना, द कंपनी एक्ट, कॉरपोरेट क्षेत्र। कॉरपोरेट क्षेत्र कोई बिजनेस क्षेत्र, कोई उद्योग व्यापार करता है, उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है ना, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। तो इन सब की रोकथाम के लिए कंपनी एक्ट आया था 2013 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारे मैंने मेंशन कर दिए। और एक आया था लोकपाल और लोकायुक्त। ध्यान रखना, केंद्र में तो होता है लोकपाल, ये प्रश्न पूछा गया था नेट की परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना जो असत्य है, तो ये था। तो केंद्र में तो भाई साहब लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त होता है, जो सरकारी अधिकारियों की जांच करता है, भ्रष्टाचार के जो आरोप है ना उनको उजागर करता है। अन्ना हजारे का नाम तो सुना था, रामलीला मैदान में, रामलीला का मैदान था और उस टाइम हीरो था मिस्टर अन्ना हजारे, जो स्विस बैंक में जमा काले धन को लाने के लिए रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। आम आदमी पार्टी का गठन उसी आंदोलन की प्रेरणा मानी जाती है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 2013 में आया था। लोकपाल केंद्र में होता है, सेंट्रल में लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त होता है। यह भी भ्रष्टाचार की जांच करता है। एक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ध्यान रखना, समय होता है 1964, 1964, एक कमेटी होती है और उस कमेटी को हम संथानम कमेटी के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा गया है संथानम कमेटी की स्थापना, तो ध्यान रखना मिस्टर के संथानम ने इस समिति की अध्यक्षता की थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि इस तरीके का एक आयोग होना चाहिए। वो आयोग क्या करेगा? भ्रष्टाचार की दिशा में काम करेगा, इस प्रकार के मामलों की वो निगरानी करेगा, वो विजिलेंस पे रखेगा, ठीक है। तो 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये गतिविधियों और सरकारी संगठनों को सलाह देने के काम करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाँ, एक है CPGRAMS, केंद्रीय लोक निवारण और निगरानी प्रणाली, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC, ठीक है। NIC के द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जहां पर शिकायतें डाली जाती है। मैंने भी यहां पर शिकायतें डाली है, CPGRAMS, मैंने डाली है इस पे शिकायत, CPGRAMS। भाई साहब ये होता है, एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। 2012 की बात होती है, सत्य बता रहा हूं मैं। मेरे एक दोस्त जो पैर से विकलांग होता है, मैं जयपुर रहता हूं 2012 में। मेरा एक दोस्त वहां पर एक महावीर विकलांग सेंटर है, तो उसका एक पैर घुटने पे से नहीं है, तो वो नकली पैर लगाने के लिए आता है। मेरे से कहता है कि यार विवेक भाई आप मेरी हेल्प, मैंने कि कर दूंगा यार हेल्प, मैं उसका नकली पैर लगवा देता हूं। अब फिर मैं स्टेशन पे बैठाने के लिए आ जाता हूं। अब मैंने प्लेटफार्म टिकट नहीं लिया था, लेकिन मैंने प्लेटफार्म पे एंट्री भी नहीं की थी। मैं बाहर ही खड़ा था, ना कि प्लेटफार्म पे जहां पे टिकट कटते हैं ना, मैं वहीं पे खड़ा था। और मैंने उससे कहा कि ट्रेन आ रही है, आप जाके बैठ जाओ। मैं दूर से उसको देख रहा था। अब वहां पर एक टिकट चेक करने वाला आता है, TC आता है, TC या TTE था जो भी। उसने मेरी यहां से कॉलर पकड़ी। कॉलर पकड़ने के साथ पहले तो कहा टिकट। मैंने कहा कि यार मैं स्टेशन के अंदर ही नहीं हूं, मैं तो बाहर खड़ा हूं। शायद उसको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे पकड़ के वो जहां पर वो टिकट विकट बनते हैं वो वहां ऑफिस ले गया। मेरे साथ अभद्रता करी, गाली गलौज भी किया। मैं इन चीज़ों में बहुत अवेयर रहता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन था, मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। अब भाई साहब ठीक है, जिसके बाद में फिर उसने पुलिस वाला बुला लिया और मुझे पकड़ के वो थाने में ले गए। मेरे साथ अभद्रता करी उन लोगों ने, मतलब इस तरीके से रिएक्ट किया कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। फिर फाइनली मैंने उनको फाइन दिया और मुझे छोड़ दिया। मैंने ये पोर्टल है ना CPGRAMS, इस पर मैंने अपनी शिकायत डाल दी। शायद ये इसी नाम से पोर्टल था,
तो मैंने इस पे वो शिकायतें डाल दी। प्रॉपर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 2012 की बात है या 2014-15 की बात है। मैंने शिकायतें डाली, वहां पर पूरा रिपोर्ट बनकर आई। जो यहाँ पर इनका कनॉट पैलेस में रेलवे का कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां से बकायदा मेरा एक जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया। टीटी को ये बात पता चली गई। अब टीटी है जो सेटलमेंट करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने कहा कि आपने मिस्टेक किया है, आपको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। फिर वो बहुत गिड़गिड़ाया, फिर माफी वाफी मांगी। फिर मैंने कहा ठीक है यार, इसके भी बाल बच्चे हैं, तो ध्यान रखना अगर ये पोर्टल नहीं होता ना, तो शायद मैं वो जिल्लत वाली घटना को आज भी अपने ऊपर ओढ़े ही रखता। तो ये जो पोर्टल है, यहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। अभी की लेटेस्ट बात है, हमारा जो खेत है वहां पर कुछ दबंग लोग हैं। दबंग लोग तो क्या है, संख्या बल में ज्यादा है, तो उन्होंने कब्जा कर रखा था। मैंने इस पोर्टल पे शिकायत डाल दी, बकायदा फोटो वोटो डाला। मुश्किल से 5-6 महीने पहले की बात है। तो भाई साहब वहां से शिकायत आती है, हमारे राजस्थान शिकायत आती है, सेक्रेटेरिएट में चली जाती है। तो एक असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा जो जांच अधिकारी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का, उसका मेरे पास फोन आता है कि क्या बात हो गई। फिर वहां पर वो एसडीएम वगैरह आते हैं, तहसीलदार वगैरह आते हैं, भूमि की पैमाइश होती है, पत्थरगड़ी होती है। इतनी पावर है इसमें। ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार जैसी जो हरकतें इनको रोकने का काम करती है ना। जिसके बाद में अगला जो है ना, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 में आया था, पीबीपीटी। और इसमें जो संशोधन हुआ है 2016 में। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास पैसे बहुत होते हैं, अब पैसे को लगाए कहाँ, खुद के नाम जमीन नहीं खरीद सकते। मैंने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीद ली, किसी ने अपनी बुआ के, फूफा के, भाई, चाचा के। तो इस तरीके की जो बेनाम संपत्ति है, इसको रोकने का भी काम करता है। ये भी एक तरीके का करप्शन ही है, बेनाम। फिर जिसके बाद में, हाँ ये हो गई। इनको आप शब्द को याद करना है। भारतीय दंड संहिता 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधन 2018, धन शोधन अधिनियम 2002 मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और विदेशी अंशदान अधिनियम 2010। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013, और जिसके बाद में लोकपाल और लोकायुक्त 2013, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, और सीपीजी आरएएमएस है ना, ये भी ऑनलाइन पोर्टल है, बेनामी संपत्ति 1988। ठीक है। अब देखो साहब, भारत में हम राज्यों की चर्चा करें करप्शन को लेकर, तो सबसे ज्यादा जो करप्शन वाले स्टेट है ना, एक तो वो बिहार है। ठीक है। बिहार, जिसके बाद में यूपी, जिसके बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हाईएस्ट करप्शन वाले स्टेट है। ठीक है। करप्शन का प्रकार भी है, जैसे राजस्थान की चर्चा करें, राजस्थान में खनन माफिया बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, बिहार में भी खनन माफिया। ठीक है ना, भूमि पंजीकरण और पुलिस वगैरह का करप्शन पाया जाता है। उसी तरीके से अगर सबसे कम करप्शन वाली बात करें, तो सबसे कम एक तो केरल में, एक गोवा में, एक हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि यहाँ साउथ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे हैं तो उनके अधिकारों का पता है, इसलिए करप्शन कम होगा। और ये आंकड़े है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया जारी करता है, और सेंटर फॉर मीडिया, ये दोनों ने जारी किए हैं। सबसे टॉप पे, टॉप 4 स्टेट, बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, जिसके बाद में राजस्थान आ गया, जिसके बाद में केरल आ गया, गोवा आ गया, और हिमाचल प्रदेश आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, शायद कौटिल्य एक बहुत बड़ा राजनीतिकार था, कौटिल्य। और कौटिल्य की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। और कौटिल्य बहुत रणनीतिकार था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बताते हैं कौटिल्य। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपनी किताब अर्थशास्त्र में 11 बिंदु बताए हैं। ठीक है। पहला बताया है वो स्ट्रिक्ट विजिलेंस, सख्त निगरानी। ध्यान रखना, अगर भ्रष्टाचार को कम करना है तो निगरानी बहुत सख्त होनी चाहिए। समय, स्थान, आउटपुट, नेचर, ये सारी की सारी गतिविधियां है ना, सरकारी अधिकारी या जो भी सिस्टम है, उस पर पूरा ध्यान रहे, तब जाकर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा।
तो पहला जो उन्होंने उपाय सुझाया है वो शक्त निगरानी, दूसरा है व्यावसायिकता। ठीक है, व्यावसायिकता का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, उद्देश्य क्लियर हो, सब कुछ लिखित में हो, ठीक है, वरवली कुछ ना हो और शिथिलता नहीं होनी चाहिए, नियमों की पाबंदी ज्यादा हो, पूर्ण रूपेण व्यावसायिकता, व्यवहारिकता जिसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक है पूछताछ, ठीक है ना, धोखाधड़ी गबन के मामलों में गहन जांच का प्रावधान होना चाहिए। जांच किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक है मॉनिटरिंग ट्रेजरी, राजकोष की निगरानी। आपके पास जो भी पैसा है, राजकोष में जो भी पैसा है, ध्यान रखना कितना खर्च हुआ है, कितनी आमदनी हुई, इसका पूरा हिसाब होना चाहिए। और 5वां नंबर है न्यायिक जवाबदेही। ठीक है, ये है अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से ईमानदार होना चाहिए, चाहे कोई किसी का भतीजा हो, कोई किसी का भाई हो, सबके लिए न्याय बराबर हो। जिसके बाद में 6ठे नंबर पर जासूसी नेटवर्क, एक ऐसी टीम हो जो जासूसी करे, पता लगाए, जिसे हम मुखबिर बोलते हैं। ठीक है, और 7वें नंबर का बताया है व्हीसल ब्लोअर पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार इंपॉर्टेंट कर दो कि व्हीसल ब्लोअर क्या होता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या करप्शन में व्हीसल ब्लोअर पुरस्कार का मतलब क्या है। ध्यान रखना, कोई अच्छा काम करेगा उसे तो तुम पुरस्कृत करो, कोई गलत काम करेगा उसे तुम दंडित करो। जैसे मान लो कोई करप्शन कर रहा है, अब उसने मुझे आके बताया, मैंने उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, तो वो अगली बार क्यों आएगा मेरे पास? मैं उसको पुरस्कार दूंगा, दैट इज व्हीसल ब्लोअर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और ईमानदार के लिए सार्वजनिक मान्यता, है ना, ये भी वही है, पदोन्नति पुरस्कार और सम्मान हो अधिकारियों के लिए ताकि वो और बेस्ट करें। अस्थायी पद और स्थानांतरण, टेम्परेरी पोजीशन, ये कहता है कि भाई साहब आपके जो पद है ना वो टेम्परेरी बेस पे होने चाहिए। अब परमानेंट है तो वो पता है कि मैं जिंदगी भर करप्शन करूंगा, टेम्परेरी हो, कुछ एक वर्ष के लिए हो, जब तक वो सिस्टम को समझे तब तक वो उस पद से हटा दिया जाए। और ट्रांसफर वाली पॉलिसी हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा है, ये तो निश्चित है कि कोई व्यक्ति एक जगह पर रहेगा ना तो वो ज्यादा करप्शन करेगा। जैसे एक रेलवे में एक पद होता है, डीईएन का एक पद होता है, डीईएन हो गया या फिर एडीईएन हो गया, है ना, ठीक है, ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का पद है। ये भाई साहब 1-1.5 साल से ज्यादा किसी जोन में नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते, क्योंकि ये करोड़ों रुपए छाप लेते हैं, तो इनको इधर उधर फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक है नौकरशाही को सही आकार देना, मतलब नौकरशाही को सही आकार का मतलब ये है, इस तरीके से आप व्यवस्थित करो ब्यूरोक्रेसी को ताकि भ्रष्टाचार के जो अवसर है ना वो मिले ही ना, है ना, और कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दो। फिर जिसके बाद में जवाबदेही सिस्टम होना चाहिए। ध्यान रखना, जवाबदेही सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी ने कोई किया है ना अपराध, तो पूरी तरीके से जवाबदेही लो उस पे। और ये 11 के 11 जो बिंदु बताए थे इन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में बताए थे, कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, भ्रष्टाचार के क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखो, पहला जो प्रभाव पड़ता है वो यही है, कल्याणकारी राज का अभाव, क्योंकि जन कल्याण की नीतियां और सुविधाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, गरीबों तक नहीं पहुंचेगी, अधिकारी बीच में ही खा रहे हैं, तो कल्याणकारी राज कैसे आएगा? ठीक है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, रोटी कपड़ा मकान मेडिकल सुविधाएं ये नहीं मिल पाती। ठीक है, कानून व्यवस्था की समस्या, है ना, भ्रष्टाचार राज्य को अस्थिर करता है, लोग कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो कानून हाथ में ही तो लेते हैं। भ्रष्टाचार कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आ, हमारे यहाँ पे भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे प्रकार हैं। किसी से झूठ बोलना भ्रष्टाचार है, झूठ बोलकर कोई रियायत लेना भ्रष्टाचार है। ठीक है ना, एक टीचर है, उसके टीचर के कंटेंट को चुरा लेना ये भ्रष्टाचार है। मैं एक टीचर हूँ और मैं ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाने में बेईमानी कर रहा हूँ, तो ये भी एक भ्रष्टाचार में आएगा। ठीक है ना, आप जॉब लग गए और आप अपने काम के लिए पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो,
सरकार आपको तनख्वाह देती है, वो भी एक भ्रष्टाचार है। सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, ड्यूटी टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ, वो पढ़ाने में लापरवाही बरतते हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। किसी को आप रिश्वत देते हो, वो भी एक भ्रष्टाचार है। आप तो सोचते हो कि अपना काम जल्दी, लेकिन वो करप्शन में आता है ना। न्याय की कमी होती है भ्रष्टाचार में। भाई, पैसे से फैसले को प्रभावित किया जा सकता है, तो न्याय की कमी होती है। अपर्याप्त शासन, अपर्याप्त शासन का मतलब है कि योग्य व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल पाता। ध्यान रखना, रिश्वत या किकबैक के आधार पर लोगों का चयन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किकबैक, जैसे वो विशिल ब्लोवर था ना, उसी तरीके से किकबैक है। किकबैक का मतलब है कि पीछे से लात मार के, किक मारो और लात मार के चल भर्ती हो जा। जैसे वो सेना की भर्ती होती थी ना, तो वो अधिकारी लोग है ना जो वहां पर जो पार्टिसिपेंट थे, वो लात मार मार के चल बाड़े में घुस जा, किक बैक। ठीक है, योग व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलता। एक सरकारी संरक्षण में कमी है। सरकारी संरक्षण, सम्मान का क्षरण होता है यदि नेता और राजनेता ही भ्रष्टाचारी है, तो जनता का जो सम्मान है ना उनके प्रति कम हो जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार से जुड़े पदों का बचाव, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ईमानदार लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे पद पर जाना ही नहीं चाहते जहां पर 2 नंबर का पैसा हो। अभी हमने जो खेत नपाया था हमारा, अभी जो मैंने बात चलाई, उसमें भाई साहब एक आदमी, एक था वो अधिकारी था, वो कह रहा था मेरे से कि विवेक जी, मैंने अपने जीवन में भ्रष्टाचार नहीं किया। और कभी जो पैसे की पेशकश होती है ना, कोई जब हम जाते हैं, कोई मुझे रुपए पैसा ऑफर करता है, मैं एक भी पैसा नहीं लेता। मैं एक भी पैसा नहीं लेता। मेरे जो सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ है, वो ही खा पी के मौज करते हैं। मेरे अंदर कोई आदत नहीं है, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार का पैसा लेता हूं तो मेरा बच्चा बीमार हो जाता है, घर में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, ऐसा उसका कहना था। वो कह रहा है कि मैं इस पद से बचना चाहता हूं, इसकी बजाय तो कोई मुझे दूसरे पद में लगा दे। तो ऐसे लोग हैं ना, वो इन पदों से बचना चाहते, योग्य हैं लेकिन वो नहीं आना चाहते। एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हानि, जैसे सोमालिया है, सोमालिया की क्या इज्जत रहेगी भाई? है? यमन की क्या इज्जत रहेगी? नॉर्वे क्या इज्जत रहेगी? है क्या कोई इज्जत है? हाँ, तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में हानि होती है भ्रष्टाचार के कारण। देखो, पहला कारण तो यह है कि पारदर्शिता का अभाव, ट्रांसपेरेंसी कम रहेगी, सार्वजनिक जांच का अभाव रहेगा तो करेंगे करप्शन। ठीक है, एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ये हमारे पोषाहार योजना चलती है, और पोषाहार योजना में गरीब बच्चों के लिए खाना आता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, पूर्ण रूपेण, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मैं कुछ एक टीचरों को ऐसे जानता हूं जो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पर रूम लेके रह रहे हैं, सुबह स्कूल में जाके खाते हैं और शाम का खाना पैक करवा के लिए आते हैं। उनका जो खाना बनता है ना, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बनती है, वो बच्चों से अलग बनती है। तेल और चौपड़ जो भी घी भी का सिस्टम है ना, उनका लजीजदार बनेगा खाना। डेट इज करप्शन, ये भ्रष्टाचार में आता है। ठीक है, ये इसलिए है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर कमजोर संस्थाएं कमजोर हो गई, समझौता वाली नीति आ गई, प्रभावहीन हो गए, तो काहे वो सफल होंगी? नहीं होंगी ना। देखिए, ये अपर्याप्त वेतन, ये तो खैर झूठी बात है। अपर्याप्त वेतन तो अभी 8वें वेतन आयोग का सिफारिश आ गई है ना। 8वें वेतन आयोग जैसे उसकी घोषणा हुई थी, बहुत सारे साथी स्टेटस लगा रहे थे व्हाट्सएप पे, मैंने कि तुम्हारा अब भी नहीं बनेगा। भाई, किसी को मिल रहे हैं 70-80 हजार मिल रहे हैं, वेतन आयोग के बाद में वो लाख पे जाएगा। मैंने कि तुम 70-80 हजार में ही नहीं भर रहा, तुम्हारा लाख हो जाए तो वो 30 हजार में भी नहीं भरने वाला। अपर्याप्त वेतन और प्रोत्साहन, कई ऐसे पद होते हैं जिनको वेतन कम मिलता है। जैसे हम ग्रुप डी वालों की चर्चा करें, हमारे रेलवे में जो भाई बंधु हैं ग्रुप डी वाले, पटरियों पे काम करते हैं, भाई जो शारीरिक मेहनत करता है ना, उसको मिलना चाहिए मेहनताना। तो कम वेतन मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, है ना, पुरस्कार दिया जाए, तो शायद भ्रष्टाचार कम हो पाएगा।
फिर जिसके बाद में नौकरशाही और लाल फीताशाही, इसको हम लेट लथीपी भी बोलते हैं। अब हमें अपना काम बहुत तेजी से करवाना है, अपना काम तेजी से करवाना है, तेजी से होगा नहीं जब तक फाइल पे वजन नहीं धरेंगे। निकाला और फाइल पे वजन धर दिया, फाइल ठीक है। तो तेज परिणाम लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, करप्शन का सहारा लेते हैं। एक है सामाजिक असमानता, है ना, ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, ये भी भाई साहब क्या करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। एमएलए का फोन आएगा कि भाई साहब सुन अधिकारी, ये काम होना ही चाहिए, नहीं तुझे पश्चिमी राजस्थान फेंक दूंगा मैं, पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान टिका दूंगा, करेगा वो काम। ठीक है। एक सहनशीलता की संस्कृति, है ना। भ्रष्टाचार को सामान्य प्रक्रिया माना जाता है तो लोग इसे स्वीकार करते हैं और गलत समझे बिना। भाई वो है ना, जैसे अपन किसी को समझाओ कि बाबा ये काम मत कर, तो वो कहेगा ही भाई मैं क्या करूं, सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया तो कुएं में पड़ेगी, तुझे क्या मतलब इस चीज से। उसको एक सहनशील बना दिया, एक्सेप्टेबल कर दिया। ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंस है। 1995 1995 में यूनाइटेड किंगडम में एक नौ लन समिति बनी थी। ठीक है। और ये जो लॉनन समिति है ना, इसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 11 नैतिक मूल्य बताए थे। ये प्रश्न ऐसे जैसे वो संथानम कमेटी है ना, 1964 संथानम कमेटी है, के संथानम। ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि संथानम कमेटी का संबंध किससे है, भ्रष्टाचार से है। ये पूछा जा सकता है नौलन समिति है, इसका संबंध किससे है, भ्रष्टाचार से। जैसे एक तेंदुलकर समिति आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, गरीबी रेखा से है। लक्कड़वाड़ा समिति का संबंध किससे है, गरीबी रेखा से है। अलग समिति का संबंध किससे है, गरीबी रेखा से। ऐसे ये पूछा जा सकता है। संतानम और नौलन, इन्होंने 7 नैतिक मूल्य बताए थे। एक तो निस्वार्थता, कोई स्वार्थ, बिना स्वार्थ के काम करो। सत्यनिष्ठा लागू करो, वस्तुनिष्ठता मतलब भाई साहब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी को एक तरीके से पारदर्शिता बोल सकते हैं, वैज्ञानिकता बोल सकते हैं, जिसमें बिना किसी भेदभाव के अपना काम बायस फ्री होके करो, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। एक जवाबदेहिता होनी चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो ना वो जवाबदेही हो। मैं कोशिश करता हूं अपनी तारीफ में कुछ शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन सच्चाई जरूर बताऊंगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ विद्यार्थियों के लिए कंटेंट बनाऊं, चाहे मुझे उस कंटेंट को बनाने में कितना भी समय लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि क्लास नहीं आ पाती। अब पता नहीं स्टूडेंट यूं सोचते होंगे कि गुरुजी नहीं बनाना चाह रहे या नहीं, एक्चुअल में होता यह है कि पर्याप्त कंटेंट ही नहीं बना पाता। फिर फॉर्मेलिटीज करने से क्या फायदा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कंटेंट कुछ समय बाद कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, लेकिन कंटेंट ऐसा तो हो कि हम इधर उधर ना भटके। पता चले कि इस बार कोर्स पूरा करवा दिया जल्दी में, फिर अगली बार कहीं किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक को भी ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी कोई जुड़ा हुआ है ना, उसके साथ बहुत सारे सपने जुड़े रहते हैं। एक खुलापन होना चाहिए, कुछ भी छुपा ना हो। जैसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन की चर्चा करें, आरटीआई, आरटीआई ने बहुत हद तक ये सारी चीजें लागू करवाई है। एक भाई साहब ईमानदारी हो और कुशल नेतृत्व होना चाहिए, ये 7 पॉइंट बताए हैं। और एक विशिल ब्लोवर संरक्षण, जैसा कि वो आ गया कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि कोई अच्छा कर रहा है आप पुरस्कार दो, गलत कर रहा है तो उसको सजा दो। ये लो साहब, भ्रष्टाचार की क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आज की क्लास में मैं बता दूं। एक तो ये जो विशिल ब्लोवर है ना, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी ये ईमानदारी, सत्यनिष्ठा वगैरह आप सब जानते हो। एक ये याद कर लेना, नौलन समिति का संबंध किससे है, भ्रष्टाचार से है। कितने बिंदु बताए हैं इसने, 7 बिंदु बताए, एक इसको याद कर लेना। दूसरा, ये सारी चीजें तो आप जानते हो, है ना, लाल फीताशाही वगैरह भ्रष्टाचार के कारण, ये सब आप जानते हो। ठीक है। और भ्रष्टाचार के प्रभाव ये सभी आप जानते हो। हाँ, एक ये विशिल ब्लोवर है, इसको भी आपको याद करना है। और जिसके बाद में ये आप जरूर याद कर लेना कि कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कितने सुझाव बताए, 11 बताए हैं। ठीक है। फिर जिसके बाद में ये भले ही करो तो कर लेना, नहीं मत करना है। ठीक है।
टॉप स्टेट एक तो बिहार हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक राजस्थान हो गया और सबसे कम केरल, गोवा और हिमाचल प्रदेश हो गया। जिसके बाद में हाँ, ये सब आपको याद करने हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988, संशोधन 2016। और ये जो है ना ऑनलाइन पोर्टल है CPGRAMS, ये पूछा जा सकता है कि CPGRAMS के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। लोकपाल और लोकायुक्त 2013, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। जिसके बाद में विदेशी अंशदान अधिनियम, ये 2010 में बना था। और जिसके बाद में कंपनी अधिनियम, ये भाई साहब 2013 में आया था। और जिसके बाद में भारतीय दंड संहिता 1860, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट 1988 और धन शोधन निवारण 2002। अब ध्यान रखना, इनके अलावा भी हो सकता है कि कुछ चीजें छूट गई हो, कुछ फैक्ट वाली छूट गई हो, जैसे ही आपकी नजर आए आप नोट्स में मेंशन कर देना। फिर जिसके बाद में हाँ, सीपीआई की रैंकिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीपीआई की रैंकिंग जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। ये भ्रष्टाचार की दिशा में ही काम करता है। ठीक है, और ये एशिया के देश हैं। आप इनको इस तरीके से याद कर लेना कि भारत का 93वां स्थान है, भारत से आगे दो देश है, एक देश भूटान है, दूसरा देश चीन है। और जिसके बाद में ये 30 जनवरी 2024 को जारी की थी सीपीआई रिपोर्ट 2023 की। टोटल इसमें देश थे वो 180 देश थे, है ना। 180 देशों में पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे में फिनलैंड और तीसरे पे न्यूजीलैंड। भारत का स्थान है 93। ठीक है, ये मैंने टॉप देश यहाँ पर लिख दिए और ये नीचे से सबसे निम्नतम देश है। ये लीजिए भाई साहब, आपके तो बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है ना। मैंने जितना मैं हाई लेवल का जाके बना सकता था, जितना बेस्ट दे सकता था, वो सब कुछ मैंने शामिल कर लिया। ये प्रत्येक कंपटीशन में आपके काम आएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि अगर कुछ भी चेंज होता है ना, थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो उससे आप अपडेट होते रहे, है ना। क्योंकि ऐसा है, मैंने ये दे दी क्लास, अब दोबारा कोर्स आप ले नहीं सकते, तो आपको खुद को अपडेट होना पड़ेगा। बाकी अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। मन लगाकर पढ़े और पढ़ने के भाव से पढ़े। मुझे पता है कि इतना सारा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली याद करना संभव नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा, सिलेबस है भाई, पढ़ना भी पड़ेगा। बहुत बड़ी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को पास करने के आपके बहुत सारे सपने हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करें, मां शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।